अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग के साथ आपका मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरा आपका सबका डार्लिंग। हेलो डार्लिंग, आ जाओ। क्या हाल है बुजुर्गो, कैसे हो आप? हाल चाल बताओ। भाई अल्लाह का फजल है, बड़े खुश नज़र आ रहे हो आज, क्या बात है? बाबे हमारे हमसायों का बच्चा जो है ना वो 9वीं जमात में आया। अब वालदैन जो हैं वो कह रहे हैं साइंस लो, वो कहता है मैंने आर्ट्स ही लेना है। लो जी, फिर वालदैन ने पता क्या किया, मुझे बुला लिया। मैंने फिर उसको समझाया कि यार वही रखो जो वालदैन कह रहे हैं, ताकि ये है कि तुम्हारा मुस्तकबिल जो है ना वो बहुत शानदार हो जाए। यार ये तुमने क्या किया, हद होती है किसी बात की। क्या हद हो गई डॉक्टर साहब, मैंने कौन सा कोई बुरा काम किया है? मैंने बच्चे को, मेरा मतलब है समझा के मैंने कहा भाई तुम साइंस की तरफ जाओ और साइंस पढ़ेगा। यार कितने अहमक हो तुम, बच्चे का जिधर ज़हन था उसे वही करने देना था। वो बच्चे की बात मान के तो उसका मुस्तकबिल तबाह कर देते हम। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भी? यार तुम्हें किसने कह दिया कि आर्ट्स वालों का मुस्तकबिल नहीं होता? तेरा क्या मतलब है? ये पुरानी सोच जो है अभी तक इसको ही लिए फिरेंगे हम दिमागों में? क्या इस मुल्क को इंजीनियर्स और डॉक्टर ही चाहिए? ये बड़ी पुरानी सोच है। वैसे डॉक्टर साहब देखा जाए ना तो ज्यादा तरक्की डॉक्टर ही करते हैं और इंजीनियर ही करते हैं। आपको क्या बताऊं मैं, बिल्कुल फजूल सोच है तुम्हारी। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर्स भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए, मगर अब तो अल्लाह के फजल से बहुत शोबे आ चुके हैं कि लोग बड़ा बाइज्जत रिस्क कमा रहे हैं। कौन से शोबे आ गए जिसमें मेरा मतलब कमाई है? मसला आईटी है, अकाउंट्स है, मीडिया है, फिर यह है कि आदमी बिजनेस में जा सकता है और वकालत कर सकता है। डॉक्टर साहब मैं एक आपको बात बताऊं, आप डिग्री होल्डर हो ना, मेरी फूफी का बेटा है, उसने साइंस नहीं रखी थी और आज तक मेरा मतलब आर्ट्स पढ़ के तो बिल्कुल बेरोजगार फिर रहा है। क्या बताऊं आपको? बेटा अगर वो साइंस रख भी लेता ना तो बेरोजगार ही रहता। तालीम सिर्फ डिग्री लेने का नाम नहीं है, आदमी के पास हुनर भी तो कोई होना चाहिए ना। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो चाहे, जो पढ़ना चाहे, उसको मेरा मतलब है छोड़ दें कि हाँ बेटा पढ़ लो जो आप चाहते हो? बिल्कुल देना चाहिए। बच्चे का रुझान जिस तरफ होगा ना उसमें वो बहुत अच्छी तालीम हासिल कर सकेगा। वैसे तुम्हारी तालीम क्या है? अल्लाह का शुक्र है FA हाई थर्ड डिवीजन के साथ। ये हाई थर्ड डिवीजन क्या होती है? वो जो मेरा मतलब है थर्ड डिवीजन होती है ना, वो फेल होने के जरा सी करीब होती है। हाई लगा लें जरा लेवल बढ़ जाता है जरा। मान लिया भाई, मगर बताओ क्या अपनी मर्जी से FA किया था? ओ कहाँ जी, मर्जी कहाँ चलती है उस उम्र में। मैं आपको बताऊं, मैं तो MA करना चाहता था, मास्टर जी ने कहा पहले FA तो करो। भाई FA से पहले MA कहाँ होता है बेवकूफ़? वो छोड़े जी, मैं तो ड्राइंग करना चाहता था मगर FA के बाद मेरी किसी ने बात ही नहीं सुनी। बेटा यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चा जो सब्जेक्ट चाहता है उसे वो पढ़ने दें। अगर वो नहीं करते ऐसा, फिर तो कल को तुम्हारी तरह वो भी शिकवा करेगा कि मुझे तो वालिदैन ने वो सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ने दिया जो मैं चाहता था। हाँ लो जी, आज ही मैं जाके उन हमसायों को समझाता हूँ कि जो बच्चा चाहता है उसको वो ही पढ़ने दे, नहीं तो वो मेरी तरह का हो जाएगा जैसे मैं पछता रहा हूँ। नहीं यार, बंदे तो तुम शानदार हो, अगर बोंगियां कम कर लो तो। लो डॉक्टर साहब एक बात बताऊं आपको, सिर्फ आपके मुंह से मेरा मतलब ये लफ्ज़ निकलता है, ये जो बोंगा आप कहते हो, पूरा मल्ला अल्लाह के फजल से मुझे इडियट कहता है। इडियट। इडियट का मतलब जानते हो? हाँ, ज़हीन आदमी। बोंगे इडियट बेवकूफ़ को कहते हैं। अच्छा लो जी, मैं अक्सर सोचता था भाई लोग मुझे इडियट कह के बाद में मुस्कुराते क्यों? लो बाबियो, मैं आज साबित कर दूंगा कि मैं कितना ज़हीन हूँ, बल्कि टू मच ज़हीन हूँ। जुगनी सुनाता हूँ आपको, पढ़ी लिखी जुगनी। आओ भाई आ जाओ। सब
तो लीजिए ख़वातीनो हज़रात, वक्फ़ा हुआ चाहता है, मिलते हैं वक्फ़े के बाद। ख़वातीनो हज़रात, आइए देखते हैं कि डार्लिंग आज किस नए मेहमान के साथ महवे गुफ्तगू हैं। नाज़रीन, आज मेरे यहाँ एक ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनको मैं अरसा दराज से मुख्तलिफ़ टेलीविज़न, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे सुनता तो रहा हूँ। आज पहली दफ़ा मेरे टेलीफोन पे मेरे शो में तशरीफ़ लाए। आइए बात करते हैं मुगीरा अहमद से। मुगीरा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो में तशरीफ़ लाए। मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है ये सारा कुछ। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया, और जब आपकी कॉल आई तो मैं बहुत खुश हो गई, और मुझसे ज़्यादा मेरे घर वाले और अम्मी भी बहुत खुश थी। हाँ, नहीं, अम्मियाँ और जो पेरेंट्स हैं वो तो मुझे ढेर सारा पहचानते हैं, मगर मैंने आपको माशाल्लाह बहुत सुना, बहुत देखा है डिफरेंट चैनल्स पे। तो जिंदा आज पहली दफ़े आज को देख रहा हूँ मैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत सलामत रखे। ज़रा ये फरमाइए कि ये कैसे चुन लिया आपने ये गाना, कि गाना ही गाना है मुझे? गाना ही गाना है मुझे। मैं एक्चुअली बचपन में स्कूल में नात पढ़ती थी। अपने बहुत से स्कूल के जो कॉम्पिटिशन्स थे उनमें रिप्रेजेंट करती थी अपने स्कूल को, तो वहाँ से शौक़ डेवलप हुआ। आवाज़ तो अल्लाह की देन है, वो थी, ये गिफ्ट था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे था कि अगर मेरे अंदर ये है, और मेरे घर वालों ने भी फिर सपोर्ट किया कि ये टैलेंट है तो इसको पॉलिश किया जाए, स्किल को। और मैं इस बात की कायल हूँ कि अगर आपको शौक़ है तो फिर शौक़ की हद तक ना रखें उसको, फिर आप उस पर मेहनत की जाए, बाकायदा उसको सीखा जाए और समझा जाए। तो मैंने फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मौसीकी जो था उसकी तरफ मेरा रुझान, स्पेशली जब मैं कॉलेज में गई, कनेड कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने लाइव इंस्ट्रूमेंट्स देखे कि कैसे बजाए जाते हैं और कैसे उनके साथ गाया जाता है। उससे पहले मैं सिंगिंग की तरफ मेरी ट्रेनिंग नहीं थी। अच्छा। नात में थ्रू आउट नेशनल सॉन्ग्स वो स्कूल में चल रहा था, और उसमें बहुत से कॉम्पिटिशन्स विन किए और वो चल रहा था। तो फिर कनेड में आकर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे टीचर भी मिले, बहुत अच्छे उस्ताद भी मिले मौसीकी के। अच्छा। अब्दुल रऊफ़ साहब जो कि सलीम इकबाल साहब के शागिर्द हैं जी, और उन्होंने फिर बाकायदा मुझे उसमें जो है ना वो, तो ये उनसे सीखा आपने? सीखना शुरू किया वहाँ पर। अच्छा, यानी कनेड में आप कम पढ़ती रही हो, ज़्यादा सीखती रही? नहीं, मतलब मैं उन स्टूडेंट्स में से नहीं थी जिन्होंने कभी कोई क्लास बंक की हो। हाँ। मतलब अम्मा ने कह दिया ना कि बेटा क्लास बंक नहीं करनी, तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्लास बंक नहीं की। अच्छा। ये जो सारा था, ये हमारा कॉलेज के बाद क्लब का टाइम अलग से होता था। हाँ, क्लासेस के वहाँ पे है। तो वो फिर साथ साथ इसमें भी मेहनत की, पढ़ाई के साथ साथ। और उसके बाद फिर शौक़ मेरा बढ़ता चला गया, उसमें मज़ीद ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे गोल्ड मेडल्स लिए। तो उससे मज़ीद पजीराई जब मिली, इनकरेजमेंट मिली, तो फिर मुझे था कि मैं इसमें डिग्री क्यों ना की जाए, बाकायदा इसको मज़ीद समझा जाए, मज़ीद सीखा जाए। तो फिर मैंने NCA से अपना जो है वो मास्टर्स इन म्यूज़िकोलॉजी यहाँ से NCA से। तो ये जो कुल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस है, किस साल में आपने गाए वहाँ पे? मैंने ये 2003, 2004, 2005 और माशाल्लाह से सभी कैटेगरीज में गोल्ड मेडल लिया। हाँ, माशाल्लाह। जिसमें गज़ल है, ठुमरी है, सेमी क्लासिकल फॉर्म्स हैं, क्लासिकल है, ख्याल, मौसीकी, और इन सभी में मैंने फिर गोल्ड मेडल लिया। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो खैर नहीं कभी गा सका म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के जितने भी फंक्शंस होते हैं, मगर देखता हर साल था। मैं एक यानी कारकुन था उसका। बिल्कुल। और बहुत काम किया हमने म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के लिए, और म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। ऐसा ही है। और ढेर सारा कंट्रीब्यूशन है उनका, और बड़ा यानी जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं वो सारे वहाँ से होके गए। ऐसा ही है। वो ऐसा एक गेट है, वहाँ से गुजरना पड़ता है अगर आप इसी काम में। बिल्कुल। अच्छा, ज़रा ये फरमाइए कि ये जितने भी आपके पुराने गीत मैं सुनता हूँ, यानी जब कभी भी आपको सुना, तो अपनी कंपोजिशंस या अपने गीत आप इंडिपेंडेंटली, जैसे होता है ना, जैसे बच्चे जो हैं या
एक इंडिपेंडेंट हर दफ़े एक कैसेट निकालते हैं या कोई ऐसी रिकॉर्डिंग आती है उनकी साल बाद या 2 साल बाद, तो कोई ऐसा आपका एल्बम निकला? एल्बम तो नहीं निकला, लेकिन मैंने सोलोज किए हैं कुछ। हाँ। और वो मैंने परफॉर्म भी किए। हाँ। लेकिन माशाल्लाह से इसी में मैं इतना मसरूफ़ रही कि हाँ। ये थ्रू आउट 10 साल माशाल्लाह से एवरी वीक उसकी तैयारी। और फिर मुझे ये होता था कि बेहतर तो हम नहीं कर सकते, मतलब ऐसे काम को मज़ीद बेहतर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ इंसाफ करना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए फिर बाकायदा मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए रियाज करना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस है एक एक गाने के लिए। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश की कि मैं किसी हद तक इंसाफ कर सकूं। तो रियाज करते हो आप डेली? आजकल तो डेली नहीं होता, लेकिन जब ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती तब तो अच्छा, उन दिनों में करते हैं बाकायदगी से। यानी मौसमी रियाज होता है। हाँ जी, अब तो ऐसा ही है। यानी जो गाना आपने परफॉर्म करना हो उसकी रिहर्सल्स, उसकी प्रैक्टिस है, लेकिन उसके अलावा भी टाइम निकल आए तो मैं अपने उस्ताद साहब से करती हूँ फिर रियाज बैठकर। तो अभी कनेड कॉलेज में आप पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो? नहीं, मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ कनेड कॉलेज में। अच्छा, क्या पढ़ाते हो आप? मैं म्यूज़िक ही पढ़ाती हूँ। हाँ, अच्छा। और मैं अपनी स्टूडेंट्स को म्यूज़िक हिस्ट्री बेसिकली, अच्छा, जिसमें सारी उसकी डिफरेंट कोर्सेज मैंने डिज़ाइन किए हैं, तो वो हम उनको पढ़ाते हैं। तो क्या ये जो जितने कोर्स आपने पढ़ाए हैं उनको कोई ये कंप्यूटर का ये जो मशीनी गवैया तो नहीं आया उस कोर्स में? नहीं, मशीन की भी आजकल रिक्वायरमेंट है। मशीनी गवैये की बात नहीं। मुगीरा जी ज़रा ये फरमाइए कि ये जो पुराने गाने आप गाते हो, अब उनकी बड़ी मश्क करते हो आप, तो कभी गज़ल गाई आपने अकेले? जी बिल्कुल। या किसी गज़ल सुनती भी हूँ और गाती भी हूँ। हाँ, अच्छा। तकरीबन तभी जो जितनी भी मेरी प्राइवेट जो इवेंट्स होते हैं, महफिल होती है, उसमें मैं गज़ल ज़रूर गाती हूँ। अच्छा, इस तरह करके गाते हो आप? ज़रा ये तो हमने तो कभी आज तक आपसे गज़ल नहीं सुनी। चले मैं 2 लाइनें आपको सुना देती हूँ। हाँ, नहीं, उसकी वजह ये है कि गज़ल तो बहुत गाई जाती है, हमारे इस मुल्क में भी लोग गाते हैं। जी। और अकेले में तो आदमी जो मर्जी गाए। जी बिल्कुल, गज़लें तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं आपको फरीदा खानम जी की वो आज जाने की जिद ना करो थोड़ा सा सुना देती हूँ। हाँ, ये तो अब बहुत अच्छे घरानों के बच्चे भी गाना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल। हालांकि अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, मगर यह है कि जो 2-3 घराने में मेरे जान पहचान में हैं, उनके बच्चे भी ये अब गाते हैं। जी बिल्कुल, फरीदा जी की गज़ल ही गाते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। अब इन्हीं की गज़लें गाई जाएंगी। हाँ बिल्कुल। देखो, अपने घराने का तो ध्यान रखना चाहिए ना। नहीं, अब बस ऐसा हो गया कि ग्लोबलाइज हो गया सब कुछ। वो तो सही है, मगर ये ग्वालियर वाले अगर पटियाले को गाएंगे तो अजीब लगेंगे ना। जी। तो पटियाले वाले अगर शाम 84 के पीछे पड़ जाएंगे तो भी बहुत अजीब लगेगा। ऐसा ही है। मेरा सिर्फ ये मतलब था। तो आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे घराने से हो, आप सुनाएं फिर फरीदा जी की गज़ल सुना। चले मैं 2 लाइनें सुना देती हूँ। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। किस कदर अच्छी गज़ल है ये। बेहद मैं 76 में गया कराची एक यानी हफ्ते के लिए, तो शुआब मंसूर मुझे कहने लगे कि मेरा 50-50 प्रोग्राम होता है, तो उसमें आपने जी एक आध दफ़े आना ज़रूर है। तो मैं कहा अच्छा, कभी टाइम मिला तो चला जाऊँगा। तो मैं और ज़ेबा शहनाज होटल में बैठे हैं जी। और मैं उसको
यही गा के सुना रहा हूँ कि आज खाने की जिद ना करो, यूं ही होटल में बैठे रहो जी। तो ये माशाल्लाह काफ़ी ज़हनों में बैठी हुई है। ऐसे ही है। ज़रा ये फरमाइए कि ये जो आपके बच्चे हैं, यानी जो आज का दौर है, बच्चे सीखना पसंद करते हैं या अपने तौर पे ही वो बहुत महान हैं? कुछ बच्चे सीखना पसंद करते हैं, अच्छा। लेकिन वो ट्रेंड कम होता जा रहा है। हाँ, ये मैंने फील किया है कि स्टूडेंट्स में वो जो मेहनत का एक था ना, वो कम हो गया पहले से। मतलब एक्स्ट्रा टाइम देना, एफर्ट करना, क्योंकि ये बहुत मेहनत वाला काम है अगर आपने बाकायदा इसको सीखना है या समझना है तो। लेकिन कुछ हैं जो शौक़ से सीखते हैं। कम है लेकिन कुछ ज़रूर हैं मेरे ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत शौक़ से सीखते हैं और उसमें एक्सेल करते हैं। और माशाल्लाह आई वुड लाइक टू ऐड दिस कि मेरे अभी ऑलमोस्ट तकरीबन सभी जितने भी चैनल्स हैं उस पर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो माशाल्लाह से गा रहे हैं और बड़ी अच्छी प्रोग्राम्स में जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, नहीं, बड़ी अच्छी बात। ज़रा ये फरमाइए कि ये जो म्यूज़िक के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें यानी बच्चा किताब तो पढ़ लेता है जी, तो वालिदैन का कितना एक उसमें असर होता है? वालिदैन कुछ ऐड करते हैं आज के बच्चे की पढ़ाई में? इसमें ना थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे पहले बच्चों के लिए वालिदैन ही सब कुछ थे। वालिदा की और वालिद की बात जो थी, उसकी जो वेटेज पहले थी ना, वो आज नहीं है। हाँ। उसकी रीज़न ये है कि इतना एक्सपोजर है बच्चे के पास कि वो हर चारों तरफ से जो है ना वो सुन रहा है। अब उस तरह से वालिदैन भी वो रोल नहीं प्ले कर पाते जो कि वो पहले करते थे। लेकिन डेफिनेटली किसी हद तक तो ये बात है कि बिल्कुल है। क्योंकि जब एक दिन मैं बच्चा था तो मेरे वालिद मुझे कहते थे तुम्हें क्या पता, तो फिर जब मेरे यहाँ बच्चा हो गया तो वो कहता बाबा आपको क्या पता। ऐसा ही है। तो मेरे साथ तो ये एक प्रॉब्लम रही है। ये सभी के साथ। अच्छा जी। मगर मेरे जो चंद यानी मेरे गिरदो नवा मेरे दोस्त जो हैं बच्चों वाले, उन्होंने आधा यानी दिन जो है वो बच्चों की किताबों पे लगाना होता है। दफ्तर में भी रखी हुई हैं किताबें और घर पे ट्यूशन भी रखी हुई है और बच्चे को भी दी हुई हैं। तो ये दो तीन इतना ज़्यादा प्रेशराइज करने के हक में मैं नहीं हूँ। बहुत ढेर सारा, क्योंकि पहले तो पेरेंट्स यही कहते थे ना कि भाई तुम्हारे नंबर अच्छे आने चाहिए, और अगर टीचर ने मारा है तो घर पे आके भी मार पड़ती थी। जी ऐसे ही। तो आज तो टीचर कुछ नहीं कह सकता किसी बच्चे को। कह सकते। वो बच्चों की अम्मा आ जाएगी या बच्चों का यानी वालिद आ जाएगा कि ये हमारा बच्चा तो 4 दिन से खाना नहीं खा रहा, आपने डांटा है उसको। तो हमारे यहाँ तो ऐसा रिवाज नहीं था जब हम बच्चे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके यानी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसमें बच्चा फील करता है कि मुझे कोई ना समझाए या कोई समझाए? मेरे जो म्यूजिक का सब्जेक्ट नहीं जी नहीं, दूसरा कोई सब्जेक्ट उसके लिए आप यानी नहीं जानते इतना? नहीं, मैं जानती हूँ, मतलब मेरी भी माशाल्लाह अपने भी बच्चे। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा। तो माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं ये सारी चीज़ें जानती हूँ। अच्छा जी। तो आप अपने बच्चों को यानी डांटते हो कि ये किताब पढ़ो और ये किताब पढ़ो? डांटती तो नहीं हूँ लेकिन कहती ज़रूर हूँ। अच्छा। कहती ज़रूर हूँ। और लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो ज़रा अपनी ज़्यादा मर्जी करते हैं। अच्छा। बनिस्बत जिस तरह की हम थे या पेरेंट्स की ज़्यादा सुन लेते थे। अब उनके पास काफ़ी एक्टिविटीज़ और काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। अब बच्चा आज इंडिपेंडेंट भी हो गया ना। बच्चे को बुलाओ ना, गुड्डू इधर आओ, कहता आप इधर आ जाओ, आप बीमार हो। तो हमारी माँ तो दोपहर को कहती थी आला तेरा प्यो बस। तो उस वक्त से हम बीमार हो जाते थे जी कि बाप ने आना है, पता नहीं हमें क्या कहना है बाप ने। जी आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। हाँ। ये डिसिप्लिन होना चाहिए। और ये कुछ लोग कहते हैं कि पेरेंट्स को दोस्त होना चाहिए। ठीक है, किसी हद तक वो भी बात ठीक है। हाँ। लेकिन पेरेंट्स को पेरेंट्स बनना चाहिए और उनका एक वो रोल होना चाहिए और एक रोब भी होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि वरना तरबियत नहीं हो सकती। ज़रा ये फरमाइए, ये ज़रा बताइए कि बच्चों को अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट ले लेना चाहिए या जो पेरेंट्स के हैं वो करना चाहिए? इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट ही पढ़ना चाहिए बच्चे को। बिल्कुल। 100%। एक सर्टन एज तक तो सभी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो तो होने चाहिए, लेकिन उसके बाद जहाँ चॉइस आ जाती है तो मेरा ख्याल है कि बच्चे को ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपनी पसंद से सब्जेक्ट सेलेक्ट करे। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि अगर मुझे रोका जाता या मुझे ना परमिशन मिलती या सपोर्ट ना किया जाता तो शायद मैं इतना एक्सेल ना कर पाती या मेरा पोटेंशियल रह जाता। मेरा ज़ाती ख्याल है कि एक एवरेज डॉक्टर बनने से बहुत बेहतर है कि आप एक एक्सेप्शनल आर्टिस्ट बन जाएं। हाँ, ये तो मिल जाने बल्ला है। बिल्कुल, अगर अल्लाह चाहे। लेकिन
बच्चा उसी में एक्सेल करता है जिसमें इंटरेस्ट होता है, जिस सब्जेक्ट में। मगर बच्चा क्योंकि बच्चा होता है उसको ये पता नहीं कि साइंस क्या पे करेगी मुझे और आर्ट्स क्या पे करेगी। आजकल के बच्चे जी बहुत इस मामले में जो है अच्छा। ना वो वेल अवेयर है, और बाकायदा अगर आप बच्चों से बात करें तो वो आपको लॉजिक से समझाएंगे अच्छा कि नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि साइंस आपको पे करेगी और ये काम आपको पे नहीं करेगा। तो वो अब देखिए, पहले तो प्रोफेशंस भी बहुत चंद एक थे, इंजीनियरिंग हो गई, डॉक्टरी हो गई, बस चंद एक थे। हाँ, तो बड़ी कम ऑप्शंस थी। कुछ दिनों के बाद आता है एक आध ऐसा, यानी ऐसी अफवाह होती है कुछ दिनों के बाद कि सब बच्चे उधर ही जाना चाहते हैं। जब मैं यानी फर्स्ट ईयर में था तो मेरी अम्मा मुझे कहती थी कि एफएससी कर लो, डॉक्टर बन जाओ। वो अम्माओं को ये होता है कि चलो डॉक्टर बन जाएगा मेरा बच्चा तो मेरी फीस तो बच जाएगी ना। तो बच्चे एफएससी नहीं क्लियर कर सकते जी। फिर उसके बाद फिर इंजीनियर आ गए, फिर उसके बाद वकालत आ गई, फिर होते होते कोई ना कोई, मेरा मतलब है ऐसी अफवाह जो है ना वो गर्दिश करती है कि कंप्यूटर साइंसेज आ गए जी, ये पहला बैच है जी, ये दूसरा है जी। जैसे आजकल ये बहुत ढेर सारा मैस कम्युनिकेशन जो है वो फैला हुआ है, बहुत फैला हुआ है, मीडिया स्टडीज बहुत आजकल। और मीडिया आपको पता ही है माशाल्लाह किस कदर सियाना है। ऐसा ही है, कितने अटर्नीज हर चैनल पे हर जगह पे आपको मिलेंगे और सब मैस कम्युनिकेशन करके हैं। मगर अच्छी बात है अगर यानी ये ज़्यादा हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है शायद। मुगीरा जी ज़रा ये फरमाइए कि आप तो बहुत मसरूफ़ रहते होंगे, यानी ये काम ही ऐसा है, ये यानी घर को भी कोई वक्त देते हो आप? जी बिल्कुल, कोशिश यही होती है कि प्रायोरिटी जो है वो मेरी फैमिली और बच्चे हैं, और सबसे ज़्यादा वक्त मैं उन्हीं को देती हूँ। अच्छा, मेरी यही कोशिश होती है, यही वजह है कि मैं काम भी बहुत सिलेक्टिव करती हूँ। हाँ, सिर्फ अच्छा और जो मेरे म्यार पे पूरा उतरता है मैं वो काम कोशिश करती हूँ। तो ज़्यादा घर में कुकिंग आप ही करते हो? कुकिंग मैं खुद करती हूँ शुरू से। सिर्फ? जी, बाकी काम भी ऑब्वियसली घर को देखना, मैनेज करना, सभी वो जैसे होते हैं, उसमें मेरी कोई ऐसी कोई हेल्प नहीं है। हाँ, नहीं, उसकी वो वजह मैं खुद ही मैनेज करती हूँ। जब आदमी आर्टिस्ट हो जाए तो फिर तो ऑटोग्राफ है और सेल्फीज हैं और बस हवाई फायर होते हैं सारे। तो आप कुकिंग करते हो? जी, मैं कुकिंग करती हूँ, खुद ही करती हूँ, बच्चों के लिए भी और घर के लिए। बिल्कुल, माशाल्लाह। तो क्या क्या कुछ अच्छा पका लेते हो? अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ। हाँ, सब बना लेती हूँ। अच्छा। इटालियन भी, पाकिस्तानी भी, जो आम नॉर्मल खाने होते हैं वो भी सब बना लेती हूँ। स्पेशल काफ़ी चीज़ें हैं जो बना लेती हूँ। बहुत सहूलत बहुत है, यानी हर चैनल पे आप देख सकते हो कि इसको किस तरह पकाना है, इस तरह। मुझे एक्चुअली शौक है। अच्छा। तो मैं खाना भी सुरीला बनाती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे शौक से शुरू से मुझे ना शौक था। हाँ, नहीं, ये तो खाना अच्छा बनाने का, अच्छा दिखे, अच्छा टेस्ट करे, तो वो शुरू से क्योंकि शौक था तो फिर जल्दी सीख भी लिया था मैंने। और वो मैंने देखा है कि जो सुरीला गाते हैं वो पकाते भी सुरीला है। अमानत अली हमारे लिए यानी हंडिया पकाते थे और आखिर में ये होता था कि हंडिया तोड़ के उसको चाटना पड़ता था। धनिया गोश्त नहीं कुछ भी बनाते, जो भी बनाते थे। तो इसी तरह मैडम नूरजहां भी बहुत अच्छा पकाती थी, बहुत अच्छा मैडम पकाती थी। तो ये फ़र्क तो पड़ता है, अच्छा गाना गाने वाला अच्छा पकाने वाला भी होता है, मेरा ख्याल है। तो हमने गाना तो आपका बहुत सुना हुआ है कि आप माशाल्लाह अच्छा बहुत बेहतर गाते हो। बहुत शुक्रिया। तो अब पकाने का मैं कोई ऐसी मेरे पास नहीं, उसके लिए तो अब दावत है आपको आप जब आपके पास टाइम हो आप ज़रूर आए। नहीं, ये अल्लाह आपको सलामत रखे। मुगीरा जी ज़रा ये फरमाइए कि आज आप देखने वालों को क्या सुना रही हैं? आज में एक बहुत खूबसूरत पाकिस्तानी गीत है, फिल्मी गीत है। हाँ, मैडम नूरजहां का, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा साथ पिया, वो सुना रही हूँ।
कैसे हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया बड़ी मुश्किल से। वेलकम बैक नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, याद माजी। डार्लिंग, ज़रा ये बताओ, तुम तो टेलीविज़न के आगाज़ से पीटीवी में काम कर रहे हो, एम शरीफ के साथ कभी काम किया? बहुत अच्छा लिखते थे वो अपने वक्त में। ओ बाबे, शरीफ के तो बहुत काम किए। शरीफ का मैं हुलारे शो लिखता था, जिंदा शो होता था ज़िया मयूद्दीन शो के सामने लाहौर से, पंजाबी में पब्लिक बैठी होती थी और उसी तरह हम अपने मेहमान बुलाते थे, वो शरीफ लिखते थे। फिर जरोके, मेरा मतलब है एम शरीफ लिखते थे। और एक मुझे याद है जो आखिरी ड्रामा किया था उनका, उसमें जूतियाँ बेचता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। साई कुकरी कारोबार दे की हालात ने? तेनू असी क्यों दसीए कारोबार दे की हालात ने? तू एक बैरूनी आदमी है ते असी बैरूनी आदमी नहीं कदी मन्निया। पिंड दा कोई बंदा होवे ते गल भी है, तेनू अपना आदमी समझदे आ। ले बे ईमानदारी दी गल दसां तेनू बाऊ बशीर, मैं तेनू अज तक अपना नहीं समझिया कदी। दुश्मन दे सिर ते डंडा मारना, मैं डंडा तेरी सारी तेरी गन्ना पहुंचदियां ने। मैं डंडी नहीं मारता, डंडा डालू ये डालर डा डंडा पूरे ही तोल गए वैसे। आहो जुतियां दे बई नवट देना गे। मोरनी आ गया भाई कि नहीं? मोरनी आ गया, इतने बड़ा मोरनी नु पूछन दे ओ मोरनी ते है मैं इनते नाल एक बड़ी जरूरी मीटिंग करनी है मैं। एक ही पिंड दा काउंसलर हो गया जेड़ा मीटिंग तू करनी है बाऊ बशीर? खैर है, समझिया कर तेरे कोलों अख ही नहीं गई है जेड़ी मेरे कोल है। आहो वैसे एक गल सही है, तेरी अख च मैं अख पा के वेखिया, मेरे को वाकई है नहीं। जुतियां दे बई नवट देना गे। मैं आज एक जरूरी मीटिंग करना चाहता है। ते कार मीटिंग सानू की मेरे पूरी दुकान ते जाके खरीदी कर। तू बाहर ला बरूनी। मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैनू ताकत का अंदाजा है ते तद्दे तू सोटी लेके तुरन डे ना। जुतियां दे बई नवट देना गे, जुतियां दे बई। डार्लिंग, इस ड्रामे का नाम तो बताओ और ज़रा वैसे ज़रा करके दिखाओ जैसे जूते बेच रहे थे। तो ओ बाबे, वो तो पुरानी बात हो गई। अब देखो ना, मेरा मतलब 35-36 साल हो गए। जुतियां जे नवे स्टाइल दियां जुतियां लै लै, जुतियां जे नवे स्टाइल दियां जुतियां लै लै, जुतियां। बाबे पुरानी बातें हैं यार। मैंने सुना है कि 65 की जो जंग थी उसमें फोर्सेस को एंटरटेन करते रहे हो आप, ये तो ज़रा बताओ कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे हुआ, कौन कौन जाता रहा तेरे साथ? वो बाबू, मैं अकेला नहीं था। देखिए ये भी मेरा मकसद है, आप बताने वाली बात है, ये तारीखी बात है। ये GHQ जो है ना हमारा पाक फौज का जो है अपना पिंडी में GHQ, उन्होंने रेड क्रॉस एसोसिएशन को कहा कि आर्टिस्टों के शो हम चाहते हैं कि पाक फौज को दिखाओ, एयरफोर्स को, नेवी को और अपना फौज को। तो वो फिर सारे आर्टिस्ट जो थे उस वक्त के, मसूद राना था, शौकत अली था, मंजूर चल्ला था, तुफैल न्याजी था, अमानत अली फ़तेह अली थे, नज़ीर बेगम थी, नसीम बेगम थी और रोशनारा बेगम थी, शरीफ खां पुंछ वाले थे, साईं अख्तर था और बिल्किस खानम और ये ज़ादा सुल्ताना थी। और बड़े आर्टिस्ट सारे इकट्ठे होकर जाते थे। हम भाभी जाते थे CMH जितने हैं ना हमारे, उसमें जाते थे अस्पतालों में जो ज़ख्मी आते थे हमारे फ़ौजी। और फिर हम उधर गए, फैसल चौधरी को मिला मैं अपना MM आलम को मिला मैं, उधर सरगोदे में हम गए थे एयरफोर्स के लिए। फिर नेवी का जो जहाज़ हमने सरस्वती जो हमने अपना फतह किया था ना, साथियों का ये नाल वाले जो हैं, उसके ऊपर हमने शो किया। वाइस एडमिरल थे AR खान,
फिर जौड़ियाँ गए, छंब गए, चविंडा गए, मैं आपको बता नहीं सकता, किला सोबा सिंह गए, सलमान की गए, किधर किधर गए, 31 शो किए हमने डॉक्टर साहब। बहुत 6.5-7 लाख आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान और ऑफिसर सबको हमने मेरा मतलब वो शो दिखाए। बाद में हमें फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान जो थे, वो 6 जनवरी 1966 अयूब नेशनल पार्क में, वो आज भी याद है, उन्होंने हमें बुला के सुना। और फिर मेरे बारे में तो हर जर्नल लिखता था चिट्ठी कि एक लड़का जो है वो बहुत हंसाता है। बाबे वो वक्त ही और था, वो जज्बा ही और था। आर्टिस्ट फौज के लिए, अपने मुल्क के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। हम बंदूक तो चला नहीं सकते मगर ज़बान तो चलती है ना। ऐसा ऐसा प्रोग्राम किया, फिर अपना PTV पे मैं करता था, रेडियो पे करता था, फिर बाहर महाजों पे बहुत गए हैं, अल्लाह का फजल है। तो लीजिए ख़वातीन और हज़रात, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट कसौटी की तरफ। नाज़रीन, आज की कसौटी है ये। हाँ भाई डार्लिंग, खाने की चीज़ बूझो। खाने की चीज़ है तो फिर है वो रोटी। नहीं, गलत, रोटी नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब, रोटी खाते नहीं है, पीते हैं? जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ वो भी खाने ही की चीज़ है। बड़े शौक़ से लोग खाते हैं मगर नुकसान में रहता है वो आदमी जो इसे खाता है। तो ऐसे कहें ना आप, तो सुन लो जवाब और कह दें दुरुस्त हुआ, धुआं। धुआं कौन खाता है? आप सड़क पे तो चल के देखें, मोटरसाइकिल, चिंची, पिकअप, रक्षा और डाला, इन सब के धुएं जो हैं लोग खाते हैं। इतना नहीं करते, फिर सेहत के लिए कम से कम मास्क तो लगा लेना अगर सड़क पे ही तुरना फिरना है तो। मेरा ख्याल है कोई इशारा दे दूं तो शायद तुझे आसानी हो जाए। खाने की चीज़ है, बड़े शौक से लोग खाते हैं और बड़ी महंगी है, ये भी बता दूं। महंगी? नुकसानदेह भी है। कतलम्मा जो मेले ठेले में आम तौर पे चारपाइयों पे पड़ा होता है, सफ़ेद रंग का होता है, मैदे का, और इतनी देर आराम करता है वो कतलम्मा चारपाई के ऊपर कि बिल्कुल कारा स्याह रंग हो जाता है उसका, और लोग फिर भी खाते हैं क्योंकि नुकसानदेह जो हुआ और महंगा भी हुआ। अरे यार बेवकूफ़ आदमी, कतलम्मा महंगा होता है? वो डॉक्टर साहब आपके लिए तो महंगा नहीं है, आप तो डिग्री होल्डर हो। ये तो हम जैसा जो मेरा मतलब है मजदूर आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसके लिए तो 30-35 रुपए बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। नहीं भाई, वो भी नहीं है। चल एक और इशारा दे देता हूँ, बड़ा करीबी इशारा देने लगा हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें मिला के वो चीज़ बनती है। चिकन का यानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसमें। चिकन की बात सीधी हो गई। चिकन हलीम का पूछा ना आपने। डार्लिंग, फिर बोंगी मार रहे हो तुम। वो बोंगी नहीं है, चिकन हलीम में आपको पता नहीं है कितनी चीज़ें पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, और फिर उसको घोटना भी पड़ता है, समझियो कि नहीं? तुमने फिर बोंगी मारी है। जिस चीज़ के बारे में मैंने पूछा है वो देसी खानों में नहीं गिनी जाती। मेरा ख्याल है आप नहीं चाहते डॉक्टर साहब कि मैं कसौटी जीत लूँ। आपने मेरा मतलब है सारी कसौटी बदल दी है कि ये देसी खाना नहीं है। ये बात नहीं है। असल में तुम मेरी बात को गौर से नहीं सुनते, इसलिए इधर उधर निकल जाते हो। लो जी डॉक्टर साहब, अब तय कर लें कि आप अपने इशारे अपने पास रखें। बस अब मुझे सवाल करने दें। इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है? पूछो। क्या पूछते हो? क्या तुमसे कहूँ मैं किस लिए जीता हूँ? और डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये चीज़ जो आप पूछ रहे हैं खाने वाली, ये गांव में होती है? शायद किसी जगह ना पहुंची हो मगर बहुत सारी जगहों पे दस्तयाब है, और बच्चा बच्चा इसे शौक से खाता है। बच्चा बच्चा भी खाता है? और बहुत सारी जगहों पे मिल जाती है। तो ये बताएं कि इससे नुकसान क्या होता है जी? डार्लिंग, सेहत का नुकसान होता है, ब्लड प्रेशर होता है, फिर ये है कि निज़ाम इंहज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता है और मोटापा भी आ जाता है। फिर तो डॉक्टर इसको खाने से मना करते होंगे। हाँ हाँ, डॉक्टर तो बहुत मना करते हैं मगर लोग नहीं रुकते भाई। अच्छा जी, चलें, मैं पहुंच गया हूँ। ये बताएं कि ये चीज़ जल्दी तैयार होती है कि ज़रा देर से? डार्लिंग, अब जो मैं कहने लगा हूँ ना, कसौटी का जवाब इसमें ही तुम्हें मिल जाएगा। ये चीज़ बहुत जल्दी तैयार होती है, फास्ट। अच्छा, मैं समझ गया। जो लफ्ज़ है ना तैयार, उस पर गौर करता हूँ थोड़ा सा। हद है यार, तुम वाकई बेवकूफ़ हो और बोंगे हो। फास्ट पर ज़रा गौर करो, फास्ट पर। फास्ट? फास्ट तो बड़ा इजी है। फास्ट, फास्ट ट्रैक, फास्ट म्यूज़िक, फास्ट इंटरनेट, फास्ट वेरी फास्ट, फास्ट रेस,
इनमें से खाने वाली चीज़ कौन सी है भाई? डॉक्टर साहब अभी सब्र तो करे, मैं तो फास्ट बता रहा था कि कितने फास्ट है मेरे पास। अभी जवाब मैंने कब दिया? ओह ठीक है, स्टॉल राइट। आपने मेरा ख्याल है बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा उसका तो नहीं पूछा? शुक्र है भाई, पहुंच तो गए हो। नाम भी बताओ। और मुर्शिद आपने फास्ट फूड का पूछा है, जो बड़ा फास्ट होता है सेहत तबाह करने में। और हमारे बच्चों को देख लो, अजीब किस्म की, मेरा मतलब उनकी सेहत हो गई है सिर्फ फास्ट फूड की वजह से। जवाब दुरुस्त है डार्लिंग, तुम जीत गए। तो लीजिए ख़वातीनो हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। आइए ख़वातीनो हज़रात, देखते हैं डार्लिंग का गाया हुआ इस हफ्ते का पैरोडी सॉन्ग। सजना तुसी जो करना सी कर बैठे सजना।